हो गया। चलो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द, हाँ बोलो कोई नहीं, हाँ क्या डील करता है? करंट, करंट और इलेक्ट्रॉन, चार्ज। चार्ज। स्टडी बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स इन अ मोशन, जो मोशन में होते हैं उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। और मोशन के साथ साथ, ठीक है, इसी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इसमें आ जाता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? सर व्हिच अट्रैक्ट और रिपेल। हाँ, एक ऐसा बेसिक थिंग्स कह सकते हो, ठीक है, बेसिक थिंग्स जो क्या करता है? किसी अदर चार्ज बॉडी को या बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। एक्ट फोर्स, anything which possess energy, फोर्स force, जो फोर्स पोजेस है या जो फोर्स लगा है, ठीक है, ऑन अदर चार्ज बॉडी, ठीक है, जो किसी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? ठीक है, चार्ज। अब चार्ज अगर देखा जाए तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्ज दो टाइप के, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वही सर, सॉरी सर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सर। हाँ, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ प्रोटॉन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, C, सॉरी सर वो तो होता है, ठीक। कूलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आया? डिवाइड करके, जो डिवाइडिंग वाला, ठीक है। कैसे? फॉर्मूला क्या है बेसिकली? सर 1 equals to 1 by 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम करके, ठीक। और इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 1 कूलम equals to 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना, ठीक है। अब क्योंकि जो ये 1 कूलम चार्ज है, इसके अंदर 1 कूलम खुद ही सबसे छोटी यूनिट होती है और उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से चार्ज हमेशा क्या होते हैं? चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि चार्जेस हमेशा क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमेशा नंबर में होगा 1 2 3 4, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे पहले बताया था, जैसे क्रिकेट में रन होता है तो रन ये नहीं कंसीडर किया जाएगा कि आधा रन हो गया या 2.5 रन हो गया, ठीक है, या तो पूरा 1 रन या तो 2 रन, ठीक है। 1.5 नहीं माना जाता, 1.5 मतलब वो 0 हो गया, फिर आधा 1 माना जाएगा, 0 वाला जो आधा है वो कैंसिल। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे
वो हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज नेचर का होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बेसिस पे चार्ज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और सेमीकंडक्टर जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, कई सारे सेमीकंडक्टर ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से वो कंडक्ट करते हैं और इनिशियली वो एज अ इंसुलेटर यूज होता है। एग्जांपल में सिलिकॉन और कार्बन, जर्मेनियम, कार्बन, ठीक है। तो ये हमारे इसके बेसिस पे है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना समझ आ गया? क्लियर इतना? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? Sir, it is the amount of work done to move unit positive charge from one point to another. अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट? या ये भी कह सकते हो, हाँ ठीक है, कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक मान लो ये चार्ज बॉडी है, इसका एक अपना फील्ड होगा, तो एक दूसरा चार्ज बॉडी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके फील्ड में आने के लिए, वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज टू इट्स फील्ड, ठीक है, उसके फील्ड तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो उसकी उस चार्ज की पोटेंशियल होगी। और इसी में आ जाता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां से और यहां से इसका डिफरेंस देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन मतलब W और चार्ज मतलब Q, W अपॉन Q, ये फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। देन द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम और वोल्ट, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसी में आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होगा, when 1 joule of work is done through 1 coulomb of charge from one point to another point। क्योंकि बताया था इसमें 2 पॉइंट के डिफरेंस का देखा जाता है, तो इसमें इसलिए 2 पॉइंट का डिफरेंस आना चाहिए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए 1 कूलम चार्ज जब 1 जूल का काम करता है तो उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। द इंस्ट्रूमेंट whose measure the amount of potential difference is called वोल्ट मीटर, ठीक। नेक्स्ट इतना क्लियर है? नेक्स्ट है करंट। करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? Sir, which oppose the flow of electron? हाँ, या रेट ऑफ फ्लो
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। इन अ कंडक्टर, ऐसी बात है, इन अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर नहीं फ्लो करेगा, इंसुलेटर में फ्लो करेगा ही। क्यों नहीं करेगा इंसुलेटर में फ्लो? फ्री क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो फ्री होगा वही मूव करेगा, जो फ्री नहीं होगा वो मूव नहीं कर सकता है। उसको मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट को रिप्रेजेंट आई से करेंगे। आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, तो Q बाय टी। Q को किसमें मेजर करेंगे? कूलम में, T को सेकेंड्स में। तो SI यूनिट, एमीटर या फिर SI यूनिट ऑफ करंट जूल पर सेकंड, नहीं कूलम कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, कैपिटल E। ठीक, और इंस्ट्रूमेंट या मेजर बाय एमीटर। एमीटर क्लियर? इसको मेजर किस में करेंगे हम? एमीटर से करेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज। चार्ज के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है डायरेक्ट आ गया। अच्छा, अगले पेज पे, पिछले पेज पे था ना ये वाला, ये वाला कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर 3 टाइप के सब्सटेंस देख लिया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। किसके बेसिस पे? चार्जेस के बेसिस पे। इसमें हम 3 टाइप अपने सब्सटेंस को देखेंगे। ठीक है, एक चार्ज के बेसिस पे, आगे आके पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? इसके बाद पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, इनके मेजर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। हाँ, ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट, सिंपली फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट में सपोज दिस वन इज अ conductor and these are the free electrons। और इसको हमने क्या किया? वेक्टर से अटैच किया, बट अभी स्विच क्या है? ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है, ऑफ सेट किया गया। ठीक है, ओपन स्विचेस है। हाँ, ये क्या सकते हो? ओपन है, सर्किट हमारा ओपन है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्या हुआ? ये देख लेना, समझ में आ रहा है? अच्छे से नहीं आ रहा हो बता देना। यस ठीक है, सर, नेट चार्ज कितना हो सर? बता रहा हूँ, रैंडमली मूव होगा, तो इसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इज रैंडम। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मीन्स इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि वर्क डन इज 0। और वर्क डन 0 है तो चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज का मूव 0 है, चार्ज का मूव 0 है तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर ये ऑफ स्टेट में है तो फिर बता रहा हूं। ठीक है, बट जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही इसको ऑन स्टेट में लेकर आएंगे, मतलब सेम कंडक्टर, बट इस टाइम क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा। जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्या है?
क्लोज, ठीक, या ऑन, ठीक। तो जैसे ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करने के लिए मजबूर करेंगे। जो कि इसको पॉजिटिव की तरफ जाने पे मजबूर, क्यों मजबूर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ये बैटरी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बैटरी है ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? कंडक्टर के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि ये जो अरेंज है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहां पे आएगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जिससे कुछ वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। और वो वर्क डन क्या करेगा? करंट के फॉर्म में अपना कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट, ठीक। और इसी फोर्स की वजह से इसको हम क्या जानते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक धक्का लगाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर धक्का लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एक डायरेक्शन बन जाती है, और वो डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड पॉजिटिव। सर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है। और जिसकी वजह से करंट जो होगा, पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। जैसे मूव करना शुरू करेगा, इसका मतलब वर्क डन होना शुरू हो गया। वर्क डन शुरू हुआ तो वहां से हमें करंट मिलेगा, और करंट के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और कब तक ये करंट मिलेगा? कब तक ये करंट मिलेगा? जब तक इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। कौन से बीच? जैसे ये मान लो दिस वन इज A पॉइंट, दिस वन इज B पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B is not equals to 0, तब तक हमें करंट मिलता रहेगा। when potential difference between A and B is 0, then net electric current is 0 और work done is 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया? समझा इतना? ठीक है। कोई दिक्कत? टेंशन आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। इसके बाद इसके कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या है? जैसे एक सिंबल होता है ये हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, ऑब्स्ट्रैकल्स इन द पाथ ऑफ अ करंट। जो करंट के पाथ में, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगता होगा, वो फ्रिक्शन एज अ रेजिस्टेंस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। वो फ्रिक्शन को हम क्या जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से समझा जाता है उसको, ठीक है। वैसे एक हमारा जो है कि वैसे भी फ्रिक्शन लगता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक हमारे पास फ्रिक्शन दूसरा वाला भी लगेगा जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, मोशन के फील्ड में। बट यहाँ पे जो इस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा उसको हम रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? रेगुलेटर। जितने भी अप्लायंसेस में रेगुलेटर होते हैं वो सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस के एग्जांपल हैं, जो रेगुलेट करते हैं, जो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने में मदद करते हैं। जैसे फैन का होता है, एक ऐसा रेगुलेटर होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे नंबरिंग दी होती है ऐसा कुछ, जब 5 बना देते हैं, ठीक। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो ये मान लो ये 1 2 3 4 5, अगर 1 पे है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, 5 पे है सबसे कम रेजिस्टेंस, और इस तरीके से चीज होता रहेगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, बाकी इलेक्ट्रिक सिंबल्स वगैरह पढ़ लेना। सर्किट डायग्राम क्या होता है? व्हाट इज सर्किट डायग्राम? एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भी ये। Diagrammatical representation of a circuit in which different components are used, such as battery, bulb, wires, switch, हाँ, Sir, ammeter, voltmeter. ammeter, voltmeter, galvanometer बेसिकली हम कह सकते हैं galvanometer, ठीक। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि whenever a current flow in a conductor, ठीक, तो at constant temperature, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आइडियली तो ऐसा मान लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज अगर उसको यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज कर ही जाता है, इसलिए ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं इसके रेफरेंस से ही आएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया भी था कि क्या बल्ब हमारा ओमिक डिवाइस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करेगा और जिसकी वजह से टेम्परेचर इजीली चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन जब तक वो चेंज नहीं हो रहा है तब तक ओम्स लॉ रहेगा। और ओम्स लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट जब डेरिवेशन करते हैं तो उसमें इसके साथ हम लिख देते हैं ऑल्सो। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज R और ये I, ठीक है। R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या R एक से R is constant proportionality. Proportionality called resistance of a conductor. R is constant proportionality called resistance of a conductor. कि जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसके अंदर वो। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी क्यों है? क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो यहां से R इक्वल्स टू I अपॉन V, दैट इज V upon I। एक सेकंड, अच्छा हाँ वही लग रहा था। R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो SI यूनिट इज सर ओम और वोल्ट पर एम्पियर, AMP। और इसी को क्या बोलते हैं? ओम सिंबल, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है? तो SI यूनिट जो है वो ओम आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहां से क्या पता चला
therefore R is directly proportional to V and R is inversely proportional to I. ठीक है, R is directly proportional to V and R is inversely proportional to I. As the voltage increase, resistance increase. कैसे? Directly proportional. कैसे? अब सोच के देखो कैसे। जितना ज्यादा जोर से धक्का लगेगा उतना ज्यादा मोशन क्रिएट होगा, मोशन क्रिएट होगा तो रेजिस्टेंस भी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फ्रिक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता जाएगा। जैसे एक छोटा सा गड्ढा है, ठीक है, अगर जोर से इस पे जाओगे तो झटका जोर से लगेगा, स्पीड ब्रेकर जैसे। अगर स्पीड तेज हो ना रोको तो ज्यादा झटका लगेगा, मे भी गिर भी सकते हो, चोट भी आ जाएगी। लेकिन अगर स्पीड कम करके निकल जाते हैं तो उतना ज्यादा नहीं होता नुकसान। ठीक है, तो वैसे। और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि करंट हमें क्या देगा? इफेक्ट देता है। ठीक है, किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो मूवमेंट जितनी इफेक्ट हमें जितना ज्यादा मिलेगा तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें ग्राफ ऑफ V एंड I। V और I का अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसे सा होगा? अगर V इधर मान ले, I इधर मान ले, तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ या लीनियर। लीनियर क्यों? लीनियर क्यों है? क्योंकि हाँ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ में ऐसे लाइन को लीनियर बोला जाता है। जैसे मैथ में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो लीनियर क्यों? उसके सारे ग्राफ सीधे बन रहे थे। भले हो सकता है ऐसा बने लेकिन था तो सीधा ही, चाहे ऐसा बने था तो सीधा ही ग्राफ। ठीक है, तो जितने भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाले होते हैं उसको लीनियर बोला जाता है। ये कह लो कि जितने लीनियर वाले इक्वेशन होते हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो फिर यहां से फिर आ जाता है हमारे पास कि रेजिस्टेंस के बेसिस पे, रेजिस्टेंस के बेसिस पे फिर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो। ठीक, इंसुलेटर ऑलमोस्ट टू इंफिनिटी, और सेमीकंडक्टर तो बिटवीन क्या कह सकते हो? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के इन बिटवीन जो वैल्यूज होगी वो सेमीकंडक्टर में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? और इसी वजह से जो रबड़ वगैरह यूज किया जाता है इलेक्ट्रिशियन के लिए, ताकि वो एक इंसुलेटर होता है, हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं। और रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं करने देगा। फ्लो नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं करंट। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, ये जरूर आना चाहिए। अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो क्या होगा? पहला लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, वायर नहीं बोलेंगे, कंडक्टर ही बोलेंगे, क्योंकि कोई भी कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे ये फैन है तो फैन का जो ब्लेड है वो भी एक कंडक्टर टाइप है। ठीक है, तो ये भी, इसकी भी लेंथ बढ़ाने से कुछ ना कुछ करंट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जैसे बस फोन का जो डिस्प्ले है, अगर मान लो कोई छोटा सा फोन है, या पहले छोटा सा था नोकिया, इतना सा डिस्प्ले होता था और ये ऐसा सा फोन होता था, है ना? डिस्प्ले छोटा होने की वजह से बैटरी लाइफ ज्यादा होती थी। क्यों ऐसा? क्यों? सोच के देखो, पहले जो पुराने फोन होते थे एक बार अगर फुली चार्ज कर दो तो लगभग 1 दिन तो आराम से निकाल लेता था। चाहे जैसा पुराना भी होगा तो भी 1 दिन तो पक्का निकाल लेता है। हाँ, क्योंकि डिस्प्ले छोटा है, जो वोल्टेज करंट का काम है वो छोटी जगह पे हो रहा है इसीलिए, और चार्ज उतना ज्यादा नहीं लग रहा है।
ठीक है, आज की डेट में पूरा डिस्प्ले जितना मोबाइल है फुल स्क्रीन वाला है ना, जितना डिस्प्ले है जितना लंबा फोन है उतना ही होगा। तो अगर एरिया या ये सब कह लो बढ़ा तो कहीं ना कहीं उसमें भी करंट वगैरह में भी बढ़ा, ठीक है। तो इस वजह से लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है और उसकी लेंथ कैसे भी ले सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली, मतलब अगर R बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी बढ़ेगा, और इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। अगर बाय द वे ये 3 नंबर में आ जाता है तो एक एक लाइन 2-2 लाइन यही लिखना होता है कि एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज या एज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज रेजिस्टेंस विल गेट आल्सो इंक्रीज, ठीक। दूसरा क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सेक्शन भी कह सकते हैं, सेक्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होगा। R जो होगा इसमें इनवर्सली होगा, जितना बड़ा वायर का एरिया होगा, इसमें वायर का एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी हैवी अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए मोटी वायर यूज किया जाता है, जैसे एसी, ठीक है, इसके बाद रेफ्रिजरेटर, ठीक, अवन भी हो गया, उसके भी अंदर जो वायर्स होते हैं वो मोटे मोटे वायर्स होते हैं, और उसके लिए स्विच भी अलग से होता है, ठीक है। नॉर्मल स्विच में करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एरिया बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें ये बात जरूरी याद रखना, तो रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल कम हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल वो बढ़ेगा। लेकिन अगर मेटल प्योर नहीं है, मतलब एलॉय है, तो डिपेंड करेगा कि एलॉय कैसा है, क्या है, मतलब उसमें नॉर्मली हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि एलॉय में बढ़ेगा तो बढ़ ही जाएगा या कम हो जाएगा, वो डिपेंड कर जाता है कि वो कैसा मिक्सिंग से बना हुआ है या उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर ज़्यादा नॉन मेटल है तो कोई उतना असर ही नहीं पड़ेगा, अगर ज़्यादा मेटल वाला यूज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है, ठीक है, इसमें सिर्फ ये बात याद रखना कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से प्योर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये एसेशन रीजन में आ भी रखा है क्वेश्चन, ठीक है। एसेशन रीजन में यही क्वेश्चन था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज्ड, क्या सही है या गलत है, गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैसे कह सकते हैं, कंडक्टर तो बहुत सारे हैं हमारे, नाइक्रोम वो भी एक कंडक्टर ही है लेकिन वो एलॉय है, ठीक है, स्टील वो भी एक कंडक्टर है लेकिन वो एलॉय है, ठीक है। और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल किसका है, स्टील है, आयरन है, कॉपर है या सिल्वर है, ठीक है। इन चारों में बेस्ट कौन, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी हम सिल्वर को यूज नहीं करते क्योंकि एक्सपेंसिव, कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। कॉपर इजीली अवेलेबल होता है और थोड़ा चीप भी होता है, ठीक है, इस वजह से। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहां से फिर एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एज R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A area, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, then R is proportional to L by A from first and second, then R equals to rho L by A,
देन व्हाट इज रो? Resistivity of a conductor. कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी called resistivity of a material. कंडक्टर क्यों नहीं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंडक्टर का ही हो, इंसुलेटर का भी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फॉरएवर होगा। जैसे डेंसिटी होता है, डेंसिटी किसी मटेरियल का हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट होता है मटेरियल वाइज। ओवरऑल डेंसिटी बनाने के हिसाब से हम जो सब्सटेंस बना रहे हैं उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मटेरियल हमने यूज किया उसकी डेंसिटी उतनी रहेगी, ठीक है। जैसे एक आयरन का हमने एक मान लो मॉडलिंग टाइप में रूम बनाया, तो जो पूरा रूम बनाएंगे हम तो हो सकता है इसकी डेंसिटी कुछ अलग हो जाए, लेकिन जो हमने यूज किया है ये उसकी कांस्टेंट, ठीक है, उसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी कैसे? कि वॉल्यूम हम और डिक्रीज कर दें, ठीक है, और मास बढ़ाते जाएं तो डेंसिटी बढ़ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जो मटेरियल है हमारा उसमें रो की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या होगा? SI यूनिट, तो यहाँ से इज ओम मीटर, और दिस इज कॉल्ड रो, RHO, ठीक है। रो की वैल्यू अगर निकालना हो तो RA/L। बेसिक यूनिट में अगर जाए तो रो की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? जो भी कोई भी पता होना चाहिए, ओम, अच्छा ये तो वही ओम मीटर, हाँ बस ठीक, बेसिक यूनिट उसी से, ठीक है। इतना क्लियर है? तो रो इज इक्वल टू RL/A। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, कैलकुलेशन अच्छे से करनी होती है, करवाओ उस पर न्यूमेरिकल, लिखो एक। Calculate the resistance of an aluminum cable. Calculate the resistance of an aluminum cable. Aluminum cable of length 10 kilometer. Of length 10 kilometer and diameter 2 mm with resistivity 2.7 into 10 की पावर -8 ओम मीटर, 2.7 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। समझ में आया? आ गया सर। देख लो, सबसे पहले गिवन है ना, क्या गिवन है? तो लेंथ 10 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। फिर डायमीटर गिवन है हमें 2 mm। सर इसको 2 mm को क्या लिख सकते हैं? 2 into 10 की पावर -3 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, और ये भी साथ में याद रखना पाई d स्क्वायर बाय 4। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। और क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें डायमीटर ही गिवन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? डायमीटर ही गिवन होगा, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, पाई 314/100 इंटू 4 इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। देन रेजिस्टिविटी रो, वो क्या होगा?
तो 2.7 जो गिवन है 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। अगर ये देखा जाए तो नियरली ये एल्युमिनियम मटेरियल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम का अगर देखा जाए तो यही रजिस्टिविटी होती है। क्लियर है इतना? अब निकालना क्या है, ये चीज इतना न्यूमेरिकल में जरूर कर दिया करो, क्या गिवन है क्या निकालना है, और ट्राई किया करो कि उसके सिंबल्स में, ये नहीं कि लेंथ ऑफ दिस, तो इसका मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर ऐसे कर दिया तो क्वेश्चन तुम्हारे को समझ में आ गया है, और यहाँ से जब इतना कर ही दोगे तो ये 99% हो ही जाएगा। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 10,000 अपॉन 314 इंटू 100 इंटू 4, और यहाँ पे इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर दो, तो माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 एंड 4 कैंसिल आउट, देन ये डेसिमल हटाएंगे तो 27 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 314 इंटू 10 की पावर 3, 2 इसके 0 और 1 इसका 0, 6 4 और 2 6 0, इसके 2 0 नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, और एक पॉइंट का हटाएंगे तो 0 और आ जाएगा। क्लियर इतना? इसके ऊपर देखो क्या आएगा, 3 से ये कट जाएगा, सिंपल है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा 27000 अपॉन 314। डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो डिवाइड करके, देखो कितना आंसर आ रहा है। एट पे जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 8 पे जाएगा तो 2512, तो 8 ये हो गया, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1, और एक 0 और आ जाएगा, किससे लगभग 5 से, तो ये हो जाएगा 5 6 से नहीं जाएगा, नहीं सर 5 से जाएगा सर, 4 ज़्यादा 5 9 आ जाएगा ना, हाँ तो वही 4 ज़्यादा आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 86 तो आ ही जाएगा। 5 से करोगे तो ये आएगा 1570, कितना बच जाएगा 1 310, 0 लगा देंगे अप्रॉक्सीमेटली 9, ठीक, मतलब 85.9 क्या ओम, जो रफली इक्वल हो जाएगा 86 ओम के बराबर। ठीक है, समझ में आया? इसी में एक और क्वेश्चन देखो, एक और, a 6 ohm resistance wire, हाँ वायर, a 6 ohm resistance wire is double up by folding, then calculate the new resistance of a wire, मतलब एक वायर था, देखो ध्यान से, ये मान लो A टू B, इसको हमने क्या किया, बीच से फोल्ड कर दिया, ये वाला पार्ट फोल्ड कर दिया हमने, तो फोल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल,
इतना ही हो गया, ये एक लेयर, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है। अब ये ध्यान देना कि इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक फोल्डिंग और एक स्ट्रेचिंग, कि हमने स्ट्रेच कर दिया एक जगह, एक बार फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड वाला है, तो जाहिर सी बात है अगर फोल्ड करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि थिकनेस बढ़ेगी। अगर किसी चीज को फोल्ड कर रहे हो तो उसकी थिकनेस बढ़ी जानी है, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, मान लो इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ था L, ठीक है, इसका एरिया था A, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और ये कितना था 6 ओम। अब जो नया बना उसको L डैश मान लेते हैं, ठीक है। जो नया रेजिस्टेंस था L डैश, उसको क्या लिख सकते हैं, L/2। जो नया एरिया आया इसका 2A वो डबल होगा इससे, और जो नया रेजिस्टिविटी है वो पुराने वाले के बराबर आएगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है, ठीक है। तो जब ये 3 हो जाएगा तो R डैश यानी कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो डैश L डैश अपॉन A डैश। तो रो डैश क्या होगा, रो, L डैश क्या है L/2, और एरिया A डैश क्या है 2A। अब उसमें से इतनी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 6, तो क्या आ जाएगा 6/4 दैट इज 1.5, ठीक। इससे डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर किसी वायर को एक टाइम फोल्ड कर दें, ठीक है, अगर किसी वायर को एक टाइम फोल्ड कर दें तो 4 टाइम से वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर 2 बार कर देंगे तो, अगर 2 फोल्ड मारा होता है इस पे तब कितना हो जाएगा, एक टाइम किया तो 4 टाइम से डिक्रीज हो गया, पक्का कैलकुलेट करके देखो। एक टाइम अगर फोल्ड करा तो 4 आ गया। हाँ, तो दूसरी बार 2 बार कर देंगे, अगर जैसे ये किया मान लो एक बार और ये ऐसे 2 बार, 16 सर, निकाल के देखो। अगर इसको दोबारा फोल्ड कर दिया हो, करके देखिए, सर 1 आ जाएगा रेजिस्टेंस, करके देखो, बस कंपेयर करना है इसको, क्योंकि अभी तक तो खैर एक ही बार आया है, ये नहीं आया कि 2 बार 3 बार फोल्ड किया, बट फिर भी क्या होगा, हाँ 16 टाइम डिक्रीज होगा, 4 टाइम फिर होगा ना इसका, तो 4 टाइम इसका 4 टाइम इसका, तो 16 टाइम डिक्रीज, यानी कि जितनी बार फोल्ड करो उतना 1/4 होता जाएगा, ठीक है। सपोज करके चलो कि सेम क्वेश्चन था, हमने इस वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कितना किया कि ये डबल लेंथ में कन्वर्ट हो गया, मतलब सर लेंथ बड़ी वायर हो गया, हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, जिससे जो नई लेंथ थी वो इससे डबल थी, मतलब अगर ये L था तो ये 2L हो जाएगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, किसी चीज को खींचेंगे तो एरिया थिकनेस कम होगी, तो अब कितना आ जाएगा एरिया, हाफ ही हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस रो वही रहेगा 2L अपॉन A/2, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग करते वक्त रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और फोल्ड करते टाइम डिक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्लियर इतना, ठीक है। यानी कि इसमें देखो अब यहीं से फिर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, थिकनेस, हाँ सर, थिकनेस ऑफ अ वायर। अब थिकनेस ऑफ द वायर क्या है, बेसिकली ये है,
ये थिकनेस है और इसी थिकनेस को क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन देखो ऐसे भी आता है कि अगर हमने किसी वायर की थिकनेस डबल कर दी तो एरिया कितना तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? सर सर आधा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? आधा होगा। सर अगर एरिया डबल कर दिया तो एरिया नहीं, थिकनेस हमने डबल कर दी। ये डबल है ना। डी सर तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली है और स्क्वायर में होगा। स्क्वायर में क्यों होगा? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने बताया डी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी स्क्वायर बाय 4 ये भी बताया। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 है। अब डी की जगह अगर डी बाई 2 होगा तो डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, बट एरिया अगर हमने डबल किया, 4 टाइम्स हाफ हो जाएगा। अगर एरिया डबल किया 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्लियर रहना। एरिया जब बोले तो एरिया का मतलब है ये पूरा पाई के साथ बोल रहे हैं, और थिकनेस या डायमीटर बोल रहे हैं तो केवल डी की वैल्यू बता रहे हैं। तो 1/4 तो डी एरिया के लिए स्क्वायर होना है अभी, तो जो होगा वो स्क्वायर कर देगा उसको, लेकिन एरिया का तो हम स्क्वायर यूज नहीं करेंगे ना। एरिया तो एरिया की तरह है। जैसे ये जो न्यूमेरिकल है काम इससे पहले वाला, पिछले पेज पे था। हाँ, ये अगर सपोज करके चलो कि अगर डायमीटर की जगह डायरेक्ट एरिया गिवन होता तो क्या हम ये लगाते? तो इतना चेंज ही नहीं आता, फिर डायरेक्ट वही होता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अगर एरिया डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेकिन डायमीटर डबल हो रहा है तो एरिया अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। ठीक, और डायमीटर को ही क्या बोलते हैं? थिकनेस। ठीक है, डायमीटर ना बोल के इनडायरेक्टली तुम्हें थिकनेस भी बोल देगा कि इफ द थिकनेस ऑफ द वायर इंक्रीज 3 टाइम्स देन इट्स रेजिस्टेंस, 4 ऑप्शन मिल ही जाएगा ऐसे, तो क्या होगा? डिक्रीज 9 टाइम या 1/9 हो जाएगा ओरिजिनल से। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कंबाइन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें पहला आ जाएगा हमारा सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, और एक मिक्सिंग भी हो जाती है। सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स, नॉर्मली मिक्सिंग ही होती है। ठीक है, ना तो हम प्योर सीरीज यूज कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं तो कुछ ही जगह पे यूज कर सकते हैं, हर जगह नहीं, और ना ही हम सिर्फ पैरेलल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज में याद रखना कि सीरीज में क्या होगा? करंट। ठीक है, जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा, और पैरेलल में वोल्टेज जो होगी, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो कांस्टेंट होगी। ये दो बेसिक चीज याद रखें तुम्हें। सीरीज में करंट कांस्टेंट होगा और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब पहला सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट क्या है कि जब किसी वायर से, एक ही वायर से अलग अलग रजिस्टर कंबाइन हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज बैक कहाँ से आएगा? अगर सपोज करो ये R1, ये R2, ये R3, ये R1, R2, R3 क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, इट इज कॉल्ड रजिस्टर, और इसको जब पूरा वैल्यू जो निकालेंगे उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, अगर अभी पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का? सर R1 + R2 + R3। R1 + R2 + R3 बिल्कुल गलत है।
ठीक। अच्छा सर, अभी तो स्विच ऑन ही नहीं हुआ है। स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑन नहीं है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 0 होगा। Zero है। ठीक, समझ में आया? कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अब जैसे स्विच ऑन होगा तो इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होगी। ठीक है, अब जब डेवलप होगी तो मान लो ये हमारा R1 है, तो इसके अक्रॉस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ये करंट। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स में इसके इधर एक वोल्टेज लेंगी जिसको V1 मान लेंगे, इधर एक वोल्टेज होगी जिसको V2 और यहाँ पे V3। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है वोल्टेज में, तो वोल्टेज अलग अलग रजिस्टर पे अलग अलग जाएगा और जो टोटल है हमारे पास वो है V। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R1। V2 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R2। और V3 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू R3। ठीक है, तो कैपिटल V यानी कि जो हमारा सोर्स वोल्टेज है किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। अब ये टोटल V किसके बराबर होगा? तो टोटल V होगा I इंटू R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल नहीं होता है, इक्विवेलेंट होता है नेट। नेट का मतलब ओवरऑल। ठीक है, जिसमें ओवरऑल में हो सकता है कि सम टाइम इन बिटवीन कुछ प्लस हो रहा हो, कुछ माइनस भी हो रहा हो या कुछ डिवाइड भी हो रहा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओवरऑल। तो V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट और V1 क्या होगा? V1 की वैल्यू क्या है? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट और R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो R इन सीरीज RF। ठीक है, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, अगर किसी को ये लग रहा होगा तो नोट भी कर लेना, कोई वैसा भी नहीं है। ठीक है, बस ये आना चाहिए सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट में नंबर आएगा। इतना क्लियर है? ये हो गया हमारा सीरीज का ना। नेक्स्ट पैरेलल। क्या होगा? नेक्स्ट है पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल में क्या होगा? अलग अलग वायर से अलग अलग रजिस्टर जुड़े होंगे। ठीक है, कैसे बना लेते हैं? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक, पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक, वैसे यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, बट यहाँ आते ही इस पॉइंट पे आते ही करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ये टोटल वोल्टेज V, टोटल करंट I। तो I टोटल करंट किसके इक्वल होगा? V अपॉन V बाय R इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। I1 किसके इक्वल होगा? I1 किसके इक्वल होगा? V अपॉन R1, मतलब इसमें करंट की वैल्यू। इसी तरीके से I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3। ठीक है, देन टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? V इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ऊपर से क्या करेंगे? V कॉमन ले लेंगे। V कॉमन तो बचा क्या? 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय
R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R। ठीक है, और इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, R 1 बाय R P से पैटर्न। ठीक है, ये सीरीज ये पैटर्न। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। इतना क्लियर है? ठीक है, ये दिए हुए 10 ओम 10 ओम 10 ओम 20 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा? सर एक मिनट हम कैलकुलेट। हाँ, तुम भी करोगे। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इसको भी इक्विवेलेंट ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ओवरऑल कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है। सीरीज के कैसे पता चलेगा? जो एक ही वायर से जुड़े होंगे वो सारे सीरीज होंगे, ध्यान रखना। और जिसमें वायर में ब्रांचिंग आ रही होगी मतलब वहां से पैरेलल आ जाएगा। हाँ 35 हो नहीं, आंसर पॉइंट में है। पॉइंट में आना सर। अच्छा ठीक है, ठीक समझ गया। सर 54.2 50 नहीं, आया आंसर? सर एक मिनट। 7, आगे एक और डिजिट है, सही है। कंप्लीट कर गया था, समझ में आया? नहीं आया? मैं तो 25 आ रहा है। 25 के 10 10 20 तो यही हो गए। हाँ सर। सर पहले 80 आ रहा था। आया इधर से यहाँ से 20 अच्छा हो गया। सर एक मिनट सर बस एक मिनट। जतिन समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? नहीं, अच्छा इसमें सिंपली सीरीज में कौन है? सिंपल से हाँ सर वो जतिन 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 देखो, अगर मैं यहाँ से वायर को तोड़ूं तो कौन सा ये वाला रेजिस्टेंस अलग होगा सिर्फ? हाँ सर। क्या ये अलग हो जाएंगे? नहीं नहीं, यहाँ से अगर तोड़ूं तो ये पूरा एक से जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये पूरा जो पार्ट है ये सीरीज में है।
बताया था ना, जो एक वायर से जुड़ा होगा वो सीरीज का होगा। तो मतलब ये सिंपली इतना तो दिख ही रहा है कि ये सीरीज के है, 50 आ गया। तो सीरीज का कैसे जुड़ेगा? R1 plus R2 प्लस R3, यानी कि तीनों को सिंपली ऐड कर देना है। 50। जब सिंपली ऐड कर देंगे तो अगला डायग्राम कैसा सा बन जाएगा? देखो इसका यह सर्किट कह लो कैसा बनेगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने तीनों को जोड़ दिया तो उसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे? 20, 20 और 10, 50। बाकी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो ये 30, ये 10, ये 10। इतना क्लियर है? सर 38.75 हाँ। आ गया अब सर। इतना हमें दिखाई दे रहा है कि ये दो अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों कैसे जुड़ेंगे? पैरेलल में। करो ऐड। सर 74/4 आ जाएगा सर। इसको जब पैरेलल में करेंगे तो 1/30 प्लस 1/50 ये जाएगा। 1500। सर इसको एलसीएम 1500, 150। सर 80 5 प्लस 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका? 150 ओवर 8। 8 से डिवाइड कर दो। 18.75 8 plus 8 70, 8 8 is 64.7। तो जब इन दोनों को हमने जोड़ा, कैसे जोड़ा? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आया? 18.75। अब ये 18.75 कैसे दिखेगा हमें? एज अ रेजिस्टेंस फॉर्म में ये दिखेगा सीरीज ऐसा सा, यहाँ से ये रहा, ठीक है। ये ए, ये बी, इन दोनों को हमने कुछ किया नहीं था, तो ये ऐसे रहेंगे 10 10, और ये बन गया था हमारा 18. अब ये फिर एक वायर में आ गया, हाँ सर। तो जो ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो सर मेरा पहले आ गया 38.7। हो सके पॉसिबल हो तो इस तरीके से डायग्रामेटिकली बनाते चलोगे ना, तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे ही टीचर को भी आएगा समझ में। हाँ चलो ठीक है, इसने यहाँ पे कैलकुलेशन की, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा कि इसको नाम दे दो चाहे तो R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन R4, R5, R6, ठीक लिख सकते हैं ऐसे। और फिर वहाँ पे इट इज अ सीरीज सर्किट, सो ऐड सिंपली ये अप्लाई द सीरीज फॉर्मूला। ठीक है, ये लिखने का काम है। क्लियर है इतना? समझ में आया? एक और करके देखो ऐसे से। एक और ट्राई करके देखो। हेलो, एक और क्वेश्चन देखिए। सारे पांचों वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है, हमें करंट बताना है, आई बताना सर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। ठीक है सर। करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में। ठीक है,